नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। आज हम एक बेहद खास विषय के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं और ये विषय आज के समय में, आज के दौर में, अभी जो मौसम चल रहा है उसके बहुत अनुकूल है, क्योंकि हम अपने आसपास सर्पदंश की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं जिसमें कई बार जो मरीज की स्थिति है वो जानलेवा तक हो जाती है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा विषय है जिसके ऊपर बातचीत तो बहुत होती है, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर जागरूकता शायद उतना नहीं होता है जितना एक सामान्य जागरूक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु दर के आंकड़े हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तो इस बेहद खास विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके साथ दीपक निषाद हूं और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अनुराग जैन साहब हैं। आप एमडी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद निषाद जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अपनी चर्चा के आरंभ में कहा कि सर्पदंश एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसके बारे में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्पदंश या सांप का काटना क्यों चिंताजनक है, क्यों खतरनाक है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में करीब एक साल में करीब 1 लाख तक सर्पदंश के द्वारा जाने जाती हैं और इसकी करीब आधी, मतलब 50% या 50,000 अगर बोलें, तो केवल भारत में लोगों की सर्प काटने से मृत्यु होती है। और हमारे मध्य प्रदेश में हर साल सांप के काटने से 2500 लोग, मतलब 2,500 लोगों की जान जाती है। और अगर हम बात करें अपने अंचल की, जहां हम बैठकर बात कर रहे हैं, सागर की, वहां पे सांपों के काटने से लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह एक जानलेवा समयाभाव वाली मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें समय बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि मरीज की आगे आने वाली कंडीशन कैसी हो सकती है। इसमें मृत्यु दर ज्यादा है अभी, बट कुछ कारणों से जो कि मृत्यु दर अभी ज्यादा है और कुछ तरीके अपना के, कुछ बातों का ध्यान रख के हम इसको काफी हद तक रोक भी सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक देखा जाए तो केवल 100 में से 23 लोग ही समय पर अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करा पाते हैं। बाकी 3/4 लोग किसी न किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते। केवल लगभग 25% के आसपास लोग जो हैं हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। तो ये जागरूकता की कमी क्यों है? आखिर क्या कारण है कि बाकी लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं? उनका इलाज समय पर क्यों नहीं हो पाता है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसके कुछ 2-3 मुख्य कारण हैं, जिनमें कि एक कारण है आवागमन की सुगमता। जनरली हम देखते हैं कि जो सर्पदंश के मामले हैं वो ज्यादा बारिश के समय में आते हैं और बारिश में कहीं न कहीं ग्रामीण अंचलों में सड़कें शहरों से कट जाती हैं या किसी प्रकार का आवागमन में दिक्कत आ सकती है, तो समय में पेशेंट अस्पताल नहीं पहुंच पाता। दूसरा है, जैसा कि आपने बोला, कि अभी भी इस विज्ञान के युग में, जबकि विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, मगर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। लोग क्षेत्रीय परंपराएं व अंधविश्वासों में यकीन कर रहे हैं और डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय लोग झाड़ फूक में और यत्र तत्र अप्रभावी इलाज करवाते रहते हैं, जो कि एक शुरुआती जो गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा, उसमें वो समय व्यतीत हो जाता है और कहीं न कहीं मरीज की आने वाली स्थिति और गंभीर हो जाती है। तीसरी अगर बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को सांप काट लेता है, बट उसे उस चीज का अंदेशा नहीं होता, जिसको हम ऑकल्ट बाइट भी बोलते हैं। उसके शरीर पे कोई निशान नहीं होते, उसने सांप को अपने आसपास नहीं देखा होता है अपनी आंखों से, तो मरीज को लगता है कि उसको जो लक्षण आ रहे हैं वो किसी और बीमारी के कारण होते हैं। डॉक्टर को जब वो बोलता है कि मुझे सांप ने नहीं काटा है मगर मुझे लक्षण ये आ रहे हैं, तो डॉक्टर को भी लगता है अगर सांप ने नहीं काटा है तो हो सकता है ये कोई और बीमारी हो, और उस चीज के कारण जो उसका ट्रीटमेंट है वो किसी और बीमारी के हिसाब से चलता है और जो मेन सांप के काटने का उपचार जो होना चाहिए, जो उपचार मिलना चाहिए, उसमें देरी होती है और फिर मरीज की हालत बिगड़ जाती है। लक्षण कई बार पता नहीं चलता कि सर्पदंश का है कि किसी और कारण से है, खासकर उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में मरीज को पता नहीं रहता कि उसको सांप नहीं काटा है। तो सामान्य लक्षणों की बात अगर हम कर लें, सिम्टम्स की बात कर लें कि किसी को स्नेक बाइट हुआ है, सांप ने काटा है, तो कैसे लक्षण उसके ओवर द टाइम निकल करके सामने आते हैं? अगर लक्षणों की बात करें तो सामान्यतः अगर विषैले सांप ने अगर आपको काटा हुआ है, जो कि इंडिया में 4 प्रजातियां हैं जो कि सबसे ज्यादा विषैली होती हैं, और तो उनके लक्षण मुख्य प्रकार से 4 होते हैं। जैसे न्यूरोपैरालिटिकल सिम्टम्स जिनको बोलते हैं, जो कि हमारे स्नायु तंत्र पे या नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, जिसमें दिक्कत होती है पेशेंट को बोलने में, मरीज को देखने में दिक्कत हो सकती है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मरीज के हाथ पांव धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देते हैं।
दूसरे तरीके के लक्षण होते हैं जिसको हम वेस्कुलोटॉक्सिक बोलते हैं, या रक्त का स्राव होना, ब्लीडिंग टेंडेंसी का बढ़ जाना। जनरली जो वाइपर्स, जो स्नेक होते हैं, उनमें ये मिलती है। और तीसरे प्रकार के लक्षण होते हैं लोकल लेवल पे, मतलब जिस अंग में सांप ने काटा हुआ है उस अंग में सूजन आना, काला पड़ना, फफोले आना, या वहां से रक्तस्राव होना। ये जनरली जो क्रेट वाइट होती है उसमें पाए जाते हैं। और चौथे प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो मस्कुलोटॉक्सिक जिनको बोलते हैं, वो आमतौर पर मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, उनमें सूजन और दर्द पैदा करते हैं। तो ये जनरली सी स्नेक्स में होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे कम पाए जाते हैं। अच्छा, और इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बहुत बार जब सर्प काटता है आपको तो मरीज में बहुत सारे लक्षण देखने मिलते हैं जो कि जहर से संबंधित नहीं होते। हम जैसा कि जानते हैं कि करीब 100 में से जो 70 बाइट्स होती हैं वो नॉन पॉइजनस होती है, मतलब सांप जहरीला नहीं होता है। और उनमें से भी जो 30% होते हैं उनमें से भी करीब आधे ड्राई वाइट्स होते हैं। ड्राई वाइट्स मतलब सांप ने आपको काटा जरूर है बट उसके जहर की मात्रा इतनी नहीं थी जिससे कि वो आपके शरीर में प्रवेश करके कोई लक्षण पैदा कर सके। तो इन केसेस में सांप ने आपको काटा जरूर होता है मगर लक्षण पैदा किसी और प्रकार के होते हैं जो कि जहर से संबंधित नहीं होते। जैसे कि मरीज घबरा जाता है, एप्रीहेंसिव हो जाता है तो उसकी धड़कन तेज बढ़ जाना, मरीज को चक्कर जैसा महसूस होना, मरीज को हाथ पांव में सुन्नपन आ जाना। ये मतलब जानलेवा नहीं होता है? ये बिल्कुल जानलेवा नहीं होते क्योंकि ये जहर से संबंधित नहीं होते हैं। ये लक्षण मरीज के घबराने के कारण होते हैं। तो इन लक्षणों में मरीज को एश्योर करना, मरीज को ढांढस बंधाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, ये पहचान कैसे करें कि 70% प्लस 15% जो 85% हो गए हैं ये आपके अंदर जहर या विष पैदा नहीं कर रहे हैं, जानलेवा नहीं है, बाकी जो लगभग 15% हैं वो जहरीले हो सकते हैं या आपके काल कवलित होने के कारण हो सकते हैं, बन सकते हैं। कैसे इन 15% को हम अलग से चिन्हित करें, पहचान पाएं? कौन कौन से वो स्नेक हैं, सांप हैं? हाँ, जनरली भारत में अगर अपन बात करें तो मुख्यतः प्रकार से 4 प्रजातियां हैं जो कि सबसे खतरनाक हैं या जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहली बात करें जो हम सभी ने देखा होता है, कोबरा, इंडियन कोबरा जिसको बोलते हैं, जिसके फैंग पे हम देखते हैं कि एक चश्मे जैसा निशान होता है। ये सबसे जहरीला सांप माना जाता है। दूसरा है वाइपर्स, जैसे रसेल वाइपर या पिट वाइपर होता है। ये जनरली वाइपर्स जो होते हैं ये डे टाइम में लोगों को काटते हैं, दिन में, जनरली प्रातः काल का समय हो या फिर संध्या का समय हो, उस समय जब हल्का हल्का अंधेरा होता है और हल्का हल्का दिन भी होता है, लोग खेतों में जा रहे होते हैं, एग्रीकल्चर फार्म में काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ये डसता है। एक तीसरा प्रकार का सांप होता है, वो होता है क्रेट, जो सबसे ज्यादा 65% मौतों का कारण बनता है इंडिया में। ये जनरली नॉक्टर्नल हैबिटेट वाला होता है, मतलब ये रात में ही एक्टिव होता है और ये अक्सर सोते हुए, जो जमीन पे सोते हुए गांव के लोग होते हैं उनको डसता है और इससे भी काफी मतलब मृत्यु दर बढ़ती है इंडिया में। और चौथे प्रकार के होते हैं जो सी स्नेक, जिनकी अपन बात कर रहे थे, जो कि हमारे कम पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रजातियों के बारे में बताया कि कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं। अब बात आती है प्राथमिक उपचार की। किसी को सांप ने काट लिया तो उनके आसपास के लोग हैं, वो उनकी मदद कैसे करें? फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार कैसे पहुंचाएं? ये आपने जो बात पूछी है ये आज की वार्ता में मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर सर्पदंश के तुरंत बाद हम कोई प्रभावी या सही तरीके की फर्स्ट एड करते हैं तो ये हमारे आउटकम को या हमारे जो मरीज है उसके रिजल्ट्स को बदल सकती है। अगर सही तरीके से की जाए तो बहुत प्रभावी होती है और अगर सही तरीके से नहीं की जाए तो ये आगे आने वाले समय में कॉम्प्लिकेट भी कर सकती है चीजों को। सबसे पहला काम है कि मरीज को विश्वास में लें, मरीज को एश्योर करें कि घबराए ना, आपको सांप ने काटा जरूर है मगर आप ठीक हो जाएंगे, सबसे पहला, ताकि पेशेंट एप्रीहेंसिव ना हो। और जो पहला 1 घंटा है जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, उस 1 घंटे में कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके मरीज को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या जो भी पास का आपका अस्पताल है, उस मेडिकल फैसिलिटी है, उसमें ले जाएं। जो मेन हमारा एम होता है, मेन उद्देश्य होता है फर्स्ट एड का, उसमें जो मेन एम है वो ये है कि जो जहर आपके शरीर में सर्पदंश के द्वारा प्रवेश किया है उसको हम फैलने से कैसे रोक पाएं या उसकी गति को, फैलने की जो गति है उसको कितना धीमा कर सकें ताकि हम एक टाइम रहते हुए एक मेडिकल फैसिलिटी पे पहुंच सकें। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि समय जो है, गोल्डन आवर जो है, बहुत महत्वपूर्ण है और समय रहते मेडिकल फैसिलिटी यानी कि उपचार के लिए संस्थागत अस्पताल में पहुंचना बहुत जरूरी है। डूज एंड डोंट्स की बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए की बात कर रहे थे। सांप काटने के बाद प्राथमिक उपचार में अक्सर लोगों को देखा गया है सांप काटने वाली जगह से ऊपर, ताकि जहर विष ना फैले शरीर में, लोग कपड़े से, पट्टी से या किसी रस्सी से बांध लेते हैं और जकड़ के बांध लेते हैं ताकि जहर ना फैलने पाए। जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि बाजू में आपके काट लिया तो आपने इसके ऊपर जो है बांध लिया,
ये कितना सही है? ये एक बहुत आम प्रैक्टिस है। जब भी सांप काटता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि जिस अंग में सांप ने काटा हुआ है उस अंग के थोड़े से ऊपर, बाइट मार के थोड़े से ऊपर कोई किसी भी चीज से, उनके पास कपड़ा हो, उनके पास बेल्ट हो, किसी भी चीज से वो कसकर उसमें बांध देते हैं। उनका सोचना होता है कि इससे जहर खून में ना फैले या ऊपर शरीर में ना चढ़े, मगर ये कभी भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि लोग सोचते हैं इसको, और उल्टा ये कभी हार्मफुल भी हो जाता है। आगे आने वाले समय में इससे हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जो मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारा, वो बांधने की जगह पे इमोबिलाइजेशन ऑफ द पार्ट होना चाहिए। मतलब जिस जगह पे काटा है उस एरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पैर में काटा है, दाहिने पैर में काटा है, तो आपका कोशिश होना चाहिए कि आप दाहिने पैर का मूवमेंट, उसका जो भी मूवमेंट है उसको रोकें, क्योंकि अगर आप उसका मूवमेंट रोक लेंगे, उसको मुड़ने से रोक लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका जहर है वो कम फैलेगा। मुड़ने से चलने से कुल मिला के उस अंग में हरकत कम से कम करें आप। कम से कम होनी चाहिए उसमें। उसको रोकने का सही तरीका क्या है? उसके लिए जो भी बायस्टैंडर है, मतलब जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसके पास में अगर कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आसपास कोई भी एक छड़ी या कोई एक लकड़ी या कोई स्टिक डली हो तो जो अंग है उसके पैरेलल में उसको लगा के, और उसके ऊपर से कोई भी कपड़ा हो, आपके पास कोई बेल्ट हो या कोई बैंडेज हो, वो आप बांध सकते हैं। और इतना टाइट बांधना है कि आपकी कोई भी एक उंगली उसमें प्रवेश कर सके। इतना टाइट होना चाहिए, ना वो ज्यादा ढीला होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका रक्त प्रवाह भी ठीक से होता रहेगा, विष के एब्जॉर्प्शन की जो गति है वो भी कम होगी, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी उत्पन्न नहीं होंगे, जिसको हम आम भाषा में गैंग्रीन या सड़ाव। और वो अंग भी जो है हिले डुलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं। उसको दोनों ही एक जो पट्टी आपने बताई, स्केल बताया या लकड़ी बताया, उसको ऊपर और नीचे दो जगह बांध सकते हैं, दोनों जगह बांध सकते हैं, ताकि वो अंग शरीर का स्थिर रहे, उसमें गति ना रहे। बिल्कुल। और जो दूसरी चीजें होती हैं वो ये है कि जिस मरीज को सांप ने काटा है उसको आपको बिल्कुल भी चलने या दौड़ने नहीं देना है। बहुत बार होता है पेशेंट घबरा जाता है तो यहां वहां दौड़ने लगता है, खुद दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचता है। बट अगर आप उसके साथ में हैं तो कोशिश करें कि आप उसको बोलें कि आप दौड़े ना, आप चले ना, आप हरकत ना करें, आप जिस जगह पे वहां बैठें। डॉक्टर साहब, इसमें एक इंटरवेंशन करूंगा जी। बहुत कस के बांध लेने से क्या नुकसान होता है? बहुत कस के अगर आपने टॉर्निकेट, जिसको हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टॉर्निकेट बोलते हैं, और आम भाषा में लोग जो बांधते हैं जो भी सब्सटेंस है उसको बोलते हैं, तो इसको अगर बहुत कस के बांधना गया तो इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि रक्त का प्रवाह उस अंग में बांधे हुए जगह के बाद वाले एरिया में रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो इससे गैंग्रीन, मतलब आपके शरीर में रक्त प्रवाह नहीं होगा तो गैंग्रीन, सड़न की समस्या उत्पन्न होने लगती है, उसमें इन्फेक्शंस की संभावना उत्पन्न होने लगती है उस अंग में जहां काटा हुआ है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा दिक्कत जब होती है जबकि उसको खोला जाता है, क्योंकि उस वाले पार्ट में काफी जहर इकट्ठा हो चुका होता है, और जब आप उसको रिलीज करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में रिलीज करें या कहीं आपने खुद से धोखे से रिलीज हो जाए, तो वो जहर एक साथ बॉडी में, जो कि पहले धीरे 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 करके बढ़ रहा था, अब वो एक साथ पूरे बॉडी में, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और ये काफी चीजों का कारण बन सकता है, जिससे कि व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। जैसे कि बीपी एकदम से फॉल हो जाना, उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाना, एकदम न्यूरो पैरालिटिक सिम्टम्स आ जाना। तो ये सारी चीजें जिसको आप पहले टाइम रहते कंट्रोल कर सकते थे, अब आपने वो चीज, वो समय गवा दिया है। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहां पर एक चीज और समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कई बार सर्पदंश होने के बाद जो घाव की जगह है उसको लोग मुंह से वहां के ब्लड को निकाल करके थूकते हैं, बाहर उसको करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस किस हद तक उचित है? कुछ भारतीय फिल्मों में इस टाइप की प्रैक्टिस दिखाई जाती थी कि अमुक व्यक्ति को सांप ने काटा और दूसरे व्यक्ति ने उसको, जो घाव है, जिस जगह पे बाइट मार्क है, वहां से विष को चूसने की कोशिश की कि ताकि वो विष का प्रभाव कम कर सके। बट मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये चीजें फिल्मों में भले रोमांचक लगे देखने में, मगर असल जिंदगी में हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी उपयोगिता और परिणाम दोनों ही शून्य है। इससे आप काटे हुए व्यक्ति का तो बुरा करते ही करते हैं, उसके जो बाइट है, उसको बाइट मार्क को, उसके जो वुंड है उसको छेड़ते हैं, वहां से पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हो सकती है, ब्लड भी काफी निकल सकता है, या बाद में कभी उसको इन्फेक्शंस के होने के चांसेस भी रहते हैं। और जो व्यक्ति जिसने विष चूसा है,
अगर मान लो उसको कहीं भी उसके मुंह में कुछ कट्स लगे हुए हैं तो वो विष उसके मुंह में जाके उन कट्स के थ्रू उस मरीज को भी या उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है और उसमें भी जहरीले सिम्टम्स ला सकता है। तो ये प्रैक्टिस हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, इससे हमें सब बचना चाहिए। स्वयं जिस मरीज को काटा है या जिस व्यक्ति को काटा है उस व्यक्ति को भी अपने मुख से निकाल करके थूकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्वयं को भी नहीं और साइड वाले को दूसरे को भी नहीं करना दूसरे को भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, डूज डोंट्स की बात हो गई, अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़िएगा जरूर। यहां पर आगे बढ़ते हुए एक चीज और समझना चाहेंगे। बहुत बार जो गोल्डन आवर की बात आपने की, मरीज हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाता है और वो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाता है और बहुत सारे मरीज जो है वो सही भी हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि लोगों का भरोसा थोड़ा सा झाड़ फूक की तरफ भी हो जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल फैसिलिटी में आने वाले लोग हैं वो भी क्योर हो जाते हैं और वहां भी क्योर हुए। तो ये क्या कारण होता है विश्वास जमने के पीछे? बिल्कुल सही जगह पे आपने ये सवाल किया निशा जी, और यह हमारे श्रोताओं को समझना भी बहुत जरूरी है। और इसके पीछे का गणित मैं एक बताता हूं। ये बहुत एक संयोग की बात है। समझने के लिए बात करें कि 100 लोगों में से जो 100 बाइट हैं उनमें से 70 बाइट्स तो नॉन पॉइजनस होती हैं, मतलब गैर विषैले सांप होते हैं। उनका ट्रीटमेंट किया जाए या नहीं किया जाए और बराबर बात है। होनी है। और जो 30 बाइट हैं उनमें से भी जो हमने बात की थी 15% ड्राई बाइट होती है, मतलब काटा जरूर है आपको मगर वो जो जहर है वो आपके अंदर प्रवेश नहीं किया है, तो उसमें भी आपको लक्षण नहीं आएंगे। तो मतलब अगर 100 में से बात करें तो 85 लोग तो अपने आप स्वतः ठीक होने वाले हैं। बस 15% लोग हैं जिनको की मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी या जो सच में विषाक्त हुए हैं। और अगर हम बात करें इन 15% लोगों को ठीक करने में उनका कभी इंटरेस्ट नहीं होता, जो झाड़ फूक करने वाले होते और ना वो 15% लोग उस झाड़ फूक से ठीक भी होते हैं। बिल्कुल कभी ठीक नहीं होते और कंडीशन और कॉम्प्लिकेट होती है। तो जो 100 में से 85 लोग हैं जो स्वतः ठीक होने वाले थे, यही 85% लोगों का क्रेडिट वो झाड़ फूक वाले लेके जाते हैं और ये अंधविश्वास हर दिन हर पल हर समय बढ़ता जाता है। तो मैं श्रोताओं से यही बोलूंगा कि ये झाड़ फूक में बिल्कुल भी ना पड़े। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और आपको जितना जल्दी हो उस व्यक्ति को अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। संस्थागत उपचार जिन मरीजों का हुआ है, खासकर चूंकि आप मेडिकल कॉलेज से हैं, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हैं, तो आप इस वर्ष के कुछ आंकड़े देना चाहें कि कितने मरीज हॉस्पिटलाइज हुए और कितने स्वस्थ होकर घर गए? अगर इस बारिश के सीजन की बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा सर्पदंश के मामले बारिश में ही आते हैं, तो अगर जुलाई से बात करें तो अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष 37 से 40 के बीच में कुछ लोग आए। इनमें से 30 के आसपास क्रिटिकल भी हुए, गंभीर हुए जिनको वेंटिलेट करने की जरूरत भी पड़ी। काफी मशक्कत करके उनको बचाया जा सका। और खुशी की बात यह है कि कुछ लोग जो झाड़ फूक करा के भी ठीक नहीं हुए थे वो अपने यहाँ पे आके ठीक भी हुए और उनका भरोसा भी बढ़ा उस चीज पे, है ना, क्योंकि उनको उस चीज से परिणाम नहीं मिला था जो कि उनको मेडिकल कॉलेज में या एक मेडिकल फैसिलिटी में मिला। हमने 40 में से 39 लोगों को पूरी तरीके से ठीक करके घर पहुंचाया है। ये एक बहुत अच्छी बात है और इस बात को सुन के मेरे श्रोताओं से मैं गुजारिश करूंगा कि कहीं न कहीं अंधविश्वासों से दूर हों और एक सही मेडिकल फैसिलिटी में सर्पदंश के बाद इलाज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि लगभग 100% जो गंभीर मरीज मेडिकल कॉलेज में आए वो उपचार पाने के बाद स्वस्थ होकर घर गए। बिल्कुल। और वो मरीज थे जो जहरीले सांप के शिकार हुए थे, सर्पदंश के शिकार हुए थे, मतलब उसमें मृत्यु जो है हो सकती थी। बस समय रहते पेशेंट को आना जरूरी है। कितना समय मिलता है? जनरली 1 से 2 घंटा सबसे अच्छा टाइम होता है। अगर शुरुआत के 2 घंटों में अगर आप अस्पताल आ जाते हैं तो आपकी सर्पदंश के बाद होने वाली मृत्यु की संभावना ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, क्योंकि हमारे पास स्वास्थ्य केंद्रों में सांप के काटने का टीका, जिसको हम बोलते हैं ASV, एंटीसिनिक वेनम, वो उपलब्ध होता है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। चलते चलते एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि सर्पदंश ना हो उसके लिए प्रिवेंशन, बचाव क्या हो सकता है? बचाव की अगर बात करें तो ये हमें हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जनरली बारिश के मौसम में या कहीं बाढ़ की स्थिति होती है उस समय सर्पदंश के मामले ज्यादा बढ़ते हैं, तो कुछ चीजें अपनाकर हम सर्पदंश से बच सकते हैं या अपने आसपास वालों को बचा सकते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सर्प काटने के बाद उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं कि हम ये अमुक सांप ले जाएं और डॉक्टर को दिखा दें। तो मैं यही बोलूंगा कभी भी आप ऐसा ना करें, ठीक है। आप चाहें तो उसकी फोटो खींच लें और वो डॉक्टर को अगर जरूरत पड़े तो आप दिखाएं, नहीं तो डॉक्टर को सांप को देखने की बहुत जरूरत नहीं होती है उपचार के लिए। तो आप अपने को खतरे में ना डालें, अपने आसपास वालों को खतरे में ना डालें और प्रॉपर स्नेक कैचर या जो प्रशिक्षित आदमी है उसको पकड़ने के लिए बुलाएं। दूसरा, चलते फिरते टाइम आप पूरे जूते या फुल लेंथ के पैंट्स पहने जिससे कि आपको बाइट ना हो। हमेशा सैंडल्स या जूतों को पहनने के पहले उसको थोरोली चेक करें कि अंदर कोई स्नेक, छोटा सांप तो नहीं बैठा हुआ है। अंधेरे में हमेशा टॉर्च का उपयोग हमें करना चाहिए और
सांप एक ऐसा प्राणी है जिसके कान नहीं होते, जो सुनता नहीं है। आप वो वाइब्रेशन सेंस करता है। तो आपको लग रहा है कि अगर आप कोई अनजानी जगह पे जा रहे हैं तो कोशिश करें पैरों को टैप करते हुए, जोर से आवाज करते हुए पैरों को थोड़ा सा पटकते हुए चलें, ताकि अगर सांप आसपास हो भी तो वो दूर हो जाएं। दूसरा, बरसात में कोशिश करना चाहिए कि खुले में शौच में ना जाएं। ग्रामीण इलाकों में बहुत बार ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग में, जो हमने बात की थी, जो क्रेट बाइट होती है जनरली वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होती है और ये खुले में शौच करने से बहुत ज्यादा होती है। तो इसको हमें डिमोटिवेट करना चाहिए और कोशिश करें कि जमीन पे ना सोएं। सोते हुए व्यक्ति को सांप द्वारा काटना बहुत आम बात है। अगर आपके पास पलंग नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि नीचे सोने के साथ में आप मच्छरदानी को अगर चारों तरफ से टक कर लेते हैं, अंदर उसको दबा लेते हैं, तो सांप के साथ साथ आप अदर कीट पतंगों से, बिच्छू से, मच्छर से, इन सब से भी बच सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घरों में ऐसी चीजों को ना लाएं जो कि सांप का भोजन हो सकते हैं, जैसे कि चूजे, जैसे कि चूहे। सांप उनका पीछा करते करते घर में आएगा और फिर वो ना चाहते हुए भी आप उसका शिकार हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में चूल्हों की बहुत उपयोगिता होती है। लोग चूल्हों में खाना बहुत बनाते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चूल्हे में हाथ डालते ही सांप ने आपको काट लिया। तो चूल्हों को हमेशा, जैसे कि जूतों को चेक करना है, वैसे चूल्हों को भी आपको चेक करना चाहिए। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम अपने लोगों को इन चीजों से बचा सकते हैं, जिन सावधानियों से हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही विस्तार से आपने जो प्रिवेंशन हो सकते हैं, बचाव हो सकते हैं, उसके उपाय बताए और क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी आपने बहुत विस्तार से बताया। और समअप करते हुए बस छोटी छोटी बातें कि आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अंधविश्वास का सहारा नहीं लेना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी, संस्थागत सरकारी अस्पताल जो हैं वहां उपचार के लिए आप जाइए। और गोल्डन आवर जिसकी बात आपने की, 1 घंटा 2 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें आपने उपचार ले लिया तो आप जान बचा सकते हैं मरीज की। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर अनुराग जैन साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।